वेलकम बैक एवरीवन। बच्चों, कल जो है हम आप लोगों को सेंटेंस पढ़ा रहे थे और सेंटेंस में ये हम बताए कि व्हाट इज़ द सेंटेंस। सेंटेंस एक शब्दों का ग्रुप होता है जिसका कोई अर्थ निकल जाए, कोई अपना मीनिंग निकल जाए। ऐसे ही ग्रुप को या शब्दों के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। कल मैं आप लोगों को बताया कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो होता है दो पार्ट होता है। यू नो अबाउट द सेंटेंस। Sentence has divided into two parts. The first part is called the subject and the second part is called the predicate. And I just told about the subject. And what is the subject and the part of subject? Yesterday I had taught about the subject. Clear? बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिकेट, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सभी सेंटेंस में दो पार्ट होता है। एक पार्ट को सब्जेक्ट कहते हैं, एक पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट में भी पार्ट होता है, जैसा कल हम लोग देखे सब्जेक्ट में 4 पार्ट होता है। 4 पार्ट आपको क्लियर किए। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिकेट का पार्ट। यानी आप समझ सकते हो कि ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। और हम बताए थे कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। एवरी सेंटेंस है जो ओन फॉर्मेट। यू कैन सी दिस फॉर्मेट एट द बोल्ड एंड हियर दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस। और सेंटेंस में सबसे पहला जो पद होता है सब्जेक्ट होता है, और दूसरा वाला पद जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड होता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम बार बार बताते हैं कि सेंटेंस होता है ये शब्दों का एक ग्रुप होता है। तो शब्दों का जब ग्रुप हम लेते हैं तो वह उस ग्रुप को ला करके कहाँ हम रखेंगे ये भी देखना होता है। तो जब उस ग्रुप को ला करके रखेंगे तो वह ग्रुप ऐसा ही होना चाहिए। आप समझ सकते हो कि यही हमारा क्या है, सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस जो है वर्ड का ग्रुप होता है, तो इसमें कुछ ग्रुप हम लिखे हुए हैं। और सबसे मेन बात और ये है कि सेंटेंस जब कभी भी पढ़ा जाता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। यानी सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी चीज़ों को जो है पढ़ा जाता है। सेंटेंस जब कभी भी बनता है और जब सेंटेंस को मीनिंगफुल में लाना जब पड़ता है, जब सेंटेंस जब अपना सेंस देने वाला जब होता है, वह कब देता है, जब ऐसे ही फॉर्मेट पर शब्दों को बना कर ला कर रखते हैं तब। जैसा कल इस पर हम चर्चा हम किए थे और आप सभी लोगों को जानते हैं। यू नो अबाउट द सेंटेंस। एवरी सेंटेंस हैज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द predicate. So today I will teach you about the predicate and what is the predicate. Yesterday I had taught about the predicate. The whole spoken statement about subject is called the predicate. You know about the subject. Clear? आज हम देख रहे हैं कि यही हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आप समझ सकते हो कि यहाँ से ले कर के ये वाला जो पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है, और यहाँ से ले कर के देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो होता है आप प्रेडिकेट होता है। यानी सी दिस स्ट्रक्चर एंड टेल मी हाउ मैनी पार्ट इन द प्रेडिकेट। यू नो डैट ये दिस एरिया इज द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। और ये वाला है आपका सब्जेक्ट। आप जानते हो कि सब्जेक्ट में जो है कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट है। चारों पार्ट को कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट में कितने पार्ट होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखें तो एक पद जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक अदर। यानी कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर the part of predicate is given here into 4 part. You can see there. यानी यहाँ 1 2 3 4 पार्ट है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप देख सकते हो। लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको हम बता दें कि जैसे सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं कि 4 ही पार्ट होते हैं, लेकिन प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है यह बच्चों फिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनका नंबर घटेगा और बढ़ेगा। कैसे घटेगा और बढ़ेगा आप जानते ही हो कि ये हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर वर्ब आता है। वर्ब खुद जो है 4 टाइप का होता है। तो कभी कभी हमारे सेंटेंस के भीतर 2 वर्ब आ जाते हैं। तो जब 2 वर्ब आएगा तो यहाँ से संख्या इसका बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट जब कभी भी हम लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्ट खुद जो है 2 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। तो चारों में से जो है कभी कभी 2-2 ऑब्जेक्ट हमारे सामने जो है आ जाता है। तो इस तरह से जो है जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का जो पार्ट होता है ये फिक्स हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर predicate has also divided into 4 parts. You can see at the board. And let's try to understand about the predicate. And predicate में सबसे पहले कौन आता है?
यानी आप सबको पता है कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है ये हम लोग कल जान गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या चीज़ होता है। तो प्रेडिकेट में आप देख रहे हैं कि प्रेडिकेट में सबसे पहले कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। 2 नंबर पर आता है वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अदर एक बात और बता दें कि यदि इसी लाइन को यदि हम कवर कर लें, जो ये स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, यानी सेंटेंस बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी लाइन को यदि हम पढ़ लेते हैं तो लगभग आधा ग्रामर यहाँ तक हम लोग जान जाएंगे। तो आज उसी चीज़ को बताएंगे कि प्रेडिकेट में जो सबसे पहले नंबर पर आता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब? आप कभी सोचा है कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड इन हिंदी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक बात और है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आर बोथ सेम वर्ड, ये दोनों सेम वर्ड होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी के नाम से भी पूछा जाता है, हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी पूछा जाता है, लेकिन हमारे इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा जो है चर्चा जो होता है हेल्पिंग वर्ब का। और कभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो एक ऐसे सेंटेंस दे देगा और कहेगा कि पिक आउट द ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब एक सहायक क्रिया को ही कहते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक, तो आज हम प्रेडिकेट में सबसे पहला वाला जो पार्ट हम लोगों का है हेल्पिंग वर्ब है। आज हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब आप जो देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड इन हिंदी सहायक क्रिया। एंड व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? आप थोड़ा सोचिए कि सहायक क्रिया है क्या, किसको सहायक क्रिया कहते हैं, किसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कह दिए कि राम बीमार है, दिस इज द सेंटेंस, राम बीमार है। एंड टेल मी द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस किस टेंस में दिया गया है? यदि हम आपसे पूछें कि बताइए कि सेंटेंस का टेंस क्या है, तो आप इस सेंटेंस को देख करके कहेंगे कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट टेंस। क्लियर? और प्रेजेंट टेंस ही है, सही है कि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सवाल ये होता है, पॉइंट ये है कि आप कैसे जाने हो कि यह प्रेजेंट है। क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस को जब पहचानने जाते हैं तो हम सेंटेंस के सीधे लास्ट में चले जाते हैं और लास्ट का जो वर्ड होता है वही शो करता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समय देने वाले शब्द होते हैं, और उन्हीं समय देने वाले शब्दों को जान करके हम जान लेते हैं कि यह प्रेजेंट है, यह पास्ट है और यह फ्यूचर। जैसे इस सेंटेंस के लास्ट में देखें है आया है, तो ये है ये शो करता है कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट टेंस। क्लियर? यदि बाय द वे सेंटेंस के लास्ट में यदि हम यहाँ पर था यदि लिख दिए होते और हम पूछते कि बताइए इस सेंटेंस का टेंस क्या है, तो आप कहते कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू पास्ट टेंस। क्यों कहते? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिया है, था दिया हुआ। क्लियर? यदि इसी सेंटेंस के अंत में हम यहाँ ऐसे लिख दिए होते कि होगा यदि आ गया होता और तब पूछते कि सी द सेंटेंस एंड टेल मी व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, देन योर आंसर इज द दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू फ्यूचर टेंस। आप क्यों फ्यूचर कहेंगे? क्योंकि फ्यूचर के लास्ट में जो है गा आ जाता है, कहीं था आ जाता है, कहीं हाँ आता है। तो बच्चों सेंटेंस को पकड़ने के लिए और सेंटेंस को पहचान कराने के लिए जब कभी भी सेंटेंस की बात आती है और सेंटेंस जब हम पहचानने जाते हैं तो हम हमेशा सेंटेंस के लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं। यदि हमारे लास्ट के वर्ड में कहीं भी है आता है, कहीं भी था आता है, कहीं भी गा आता है, तो ये 3 टाइप का वर्ड है और 3 तरह के टाइम को शो कराते हैं। तो ये टाइम शो कराने वाले शब्द होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, टाइमिंग वर्ड। इन्हीं को देख करके हम लोग कहते हैं कि टाइमिंग वर्ड है। इन्हीं को देख करके हम जान लेते हैं कि ये चीज़ है। तो बच्चों ये हम आपको बता रहे थे कि हमारे पास जो होते हैं कुछ टाइमिंग वर्ड होते हैं। टाइमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिन शब्दों को देख करके हमको समय पता चल जाए कि हमारा यह सेंटेंस किस समय का है, किस टेंस का है, ऐसे ही शब्दों को देखकर हम जान लेते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को टाइमिंग वर्ड कहा जाता है। तो समझना यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट क्या था कि व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? अभी हम कह दें कि इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए कि राम बीमार है, तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे
कि राम इज़ द इल एंड फुल स्टॉप कर देंगे। अब हम कहीं बताइए कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है। ये जो राम हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, और इल जो है इस सेंटेंस का कम्प्लीमेंट है, और इज जो है इस सेंटेंस का यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ही बच्चों सहायक क्रिया कहा जाता है, आप जानते हैं, ठीक। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में इज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आप इस सेंटेंस में किसका मीनिंग इज लिखे हैं। मान लो राम तो सब्जेक्ट ही, राम को हम लिख ही लिया है, बीमार का मतलब इल होता है, लिख ही लिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इज हम किसका मीनिंग लिखे हैं का लिखे हैं। तो हम अभी आपको बताएं कि हमारे पास कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वह शब्द जो है समय को शो कराते हैं। तो टाइमिंग वर्ड इसी को कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या, इसको समझना। द वर्ड हु शो एनी टाइम एंड द मीनिंग ऑफ टाइमिंग वर्ड इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। अभी हम कहें कि आप जो है ये इज को क्या करें, ये सहायक क्रिया है, ठीक। तो इस सेंटेंस में किसका मीनिंग इज लिखे है, राइट, किसका किए हैं, यानी कि है का ही किया है। तो है ही यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, टाइमिंग वर्ड कहते हैं। इन्हीं को देख करके टेंस की हम पता लगाते हैं कि यह टेंस किस टेंस का है। तो इन्हीं लोगों की जो इंग्लिश बनती है बच्चों, उन्हीं इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर, एनी डाउट। अब समझना यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, यानी कि द वर्ड हु शोज एनी टाइम and the meaning of timing word is called the helping verb. It is a very simple to understand about the helping verb. Once again listen, the word who shows any time and the meaning of timing word is called the helping verb. Clear? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो नोन एज अनदर वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से पूछे या चाहे हेल्पिंग वर्ब के नाम से पूछे, ये दोनों नाम बच्चों क्या होता है, सेम होता है। जबकि सबसे फेमस वर्ड इंग्लिश ग्रामर में आता है हेल्पिंग वर्ब ही ज़्यादा चर्चित रहता है, ऑक्सिलरी को जो है थोड़ा कम आता है। तो बच्चों आपको जानना पड़ेगा कि यदि ऑक्सिलरी देख हम कह दें कि बताइए कि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, तो इन दिस सेंटेंस इज द ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर, इज ही हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो बच्चों हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब है क्या। तो हम भरपूर कोशिश किए हैं कि आपको हम समझा दें कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएंगे। आइए इसके बाद आगे इस क्लास को ले चलते हैं। And I just told about the helping verb, and you know about the helping verb, the word who shows in the time and the meaning of timing word is called the helping verb. It is a very simple to understand about the helping verb. Clear? अब जो है हमको ये पढ़ना है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये कितने टाइप में होते हैं। यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब आप देख रहे हैं कि चाहे हम बात कर लें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, क्योंकि ये दोनों वर्ड हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है दो टाइप का होता है। क्लियर, यानी कि अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। द फर्स्ट number is called primary helping verb. You know about the primary helping verb. Clear? And the second number is called model. You know about the model helping verb. यानी आप समझना यहाँ पर कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गया या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। जब कभी भी बात आती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की, तो आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द हेल्पिंग वर्ब एंड auxiliary verb. Helping verb and auxiliary verb are both same word. Clear? And helping verb has also divided into two type. The first type is called primary helping verb, and second type is called the model helping verb. And what is the primary and what is the model? अब आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हम आप लोगों को बताएं कि हेल्पिंग वर्ब हम किसकी मीनिंग लिखते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में हैं आ जाता है वह प्रेजेंट हो जाता है, जिन वाक्यों के अंत में था आ जाता है वह पास्ट हो जाता है, जिन वाक्यों के अंत में गा आ जाता है वह क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो बच्चों इन लोगों की जो इंग्लिश बनती है उसी इंग्लिश को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हैं हो गया, चाहे था हो गया, चाहे गा हो गया, इनकी टोटल इंग्लिश कितनी बनेंगी, टोटल अंग्रेजियाँ कितनी होती हैं, या यही मोटा मोटा आप समझ लो कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितना होता है, हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब इन द इंग्लिश ग्रामर। तो यू नो अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। टोटल हेल्पिंग वर्ब आर 24 हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, यानी कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं बच्चों,
24 सहायक क्रियाएं होती है, यानी कि हैं हो गया, चाहे था हो गया, चाहे गा, इन टोटल लोगों को लेकर के यदि देखा जाए तो यह टोटल जो है 24 सहायक क्रियाएं होती है, 24 हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? And these 24 helping verbs are divided into two parts. The first part is called the primary and the second part is called the model. यानी ये जो 24 आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, इस 24 में जो है इसको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी में जो है 11 हेल्पिंग वर्ब को रखा गया है और मॉडल वाले सेंटेंस में या मॉडल वाले हेल्पिंग वर्ब में जो है 13 का नंबर यहाँ पर रखा गया है। आप 11 और 13 को ऐड कर देंगे तो बच्चों आप लोगों का 24 का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको याद रखना होगा यानी कि टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। तो टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं। क्लियर? और इस 24 जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इनको दो वर्गों में जो है बांटा गया है। पहले पार्ट को प्राइमरी कहते हैं बच्चों और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अबाउट द हेल्पिंग वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये 24 में जो 11 हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें प्राइमरी में रखा गया है और 13 की नंबर जो आप देख रहे हैं वो मॉडल में रखा गया है। तो प्राइमरी में ये कौन कौन होते हैं? तो बड़ी मज़ेदार बात है समझना यहाँ पर कि प्राइमरी के जो वर्ब होते हैं, जो प्राइमरी वाले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसमें बच्चों 3 फार्म होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द 3 फार्म इन द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। यानी अकॉर्डिंग टू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैज़ आल्सो divided into 3 फार्म। द फर्स्ट फार्म इज कॉल्ड बी फार्मा एंड द सेकेंड फार्म इज कॉल्ड डू फार्मा एंड द थर्ड फार्म इज कॉल्ड हैव फार्मा। अब इसको समझना, अभी हम यहाँ पर सवाल किए कि अब यहाँ से देखो हेल्पिंग वर्ब में कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझना। अभी हम आपसे सवाल किए कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि 24 एंड 24 हेल्पिंग वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। यू नो अबाउट इट। और प्राइमरी में कितने लोग होते हैं? तो 11 हो गया। यानी कि प्राइमरी में कितनी सहायक क्रियाएँ होती हैं? तो 11 की सहायक क्रिया कितनी होती है? प्राइमरी में होती है। मॉडल में कितने लोग होते हैं? 13 लोग होते हैं। अभी आपको हम बताएं कि प्राइमरी में 3 फार्म होते हैं। देयर आर 3 फार्म इन द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। द फर्स्ट फार्म इज कॉल्ड बी फार्मा एंड द सेकेंड फार्म इज कॉल्ड डू फार्मा एंड द थर्ड फार्म इज कॉल्ड हाई फार्मा। बच्चों इसकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं होती है। ये जो वी फार्मा आप देख रहे हो कि वी फार्मे में जैसे ये 11 वाली जो हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो, इस हेल्पिंग वर्ब को 3 वर्गों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो वी फार्मा में कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं। डू फार्मा में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। हैव फार्म में कितनी सहायक क्रियाएँ होती है? तो यहाँ पर कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 11 का नंबर आपको जो है मिल जाएगा। यानी कि यू नो अबाउट द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 3 फार्म। द फर्स्ट फार्म इज कॉल्ड बी फार्मा एंड हाउ मेनी मेंबर इन द बी फार्मा? इन बी फार्मा देयर आर ओनली 5 हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? एंड हाउ मेनी मेंबर इन द डू फार्मा? देयर आर ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब इन द डू फार्मा एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ हैव फार्मा? एंड देयर आर ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब इन द बी फार्मा। वह कौन कौन लोग होते हैं? आइए इसको देखते हैं। ये जो 5 लोग होते हैं इसमें कौन कौन आता है? जैसे पहले में ईज होता है, फिर यहाँ से एम होता है, फिर यहाँ से आर होता है, एक होता है वाज होता है और एक होता है हम लोगों का वर। यानी समझना, इन 5 सहायक क्रियाओं को हम लोग बी फार्मा कहते हैं। क्लियर? ये किसकी सहायक क्रिया है? प्राइमरी की सहायक क्रिया है। और डू फार्म में बच्चों कितने लोग होते हैं? 3 लोग। एक डू होता है, एक डज होता है और एक कौन होता है? डिड होता है। हैव में कितने लोग होते हैं? एक हैज होता है, एक हैव होता है और एक यहाँ पर होता है कौन? हाइड होता है। क्लियर? एक यहाँ पर कौन होता है? हाइड होता है। यू नो अबाउट इट। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, अभी भी हम आप लोगों को बताए
कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में बच्चों 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन 11 हेल्पिंग वर्बों को 3 फार्म में जो है बांटा गया है। पहले पार्ट को जो वी फार्मा कहते हैं, सेकेंड पार्ट को डू फार्मा कहते हैं, एंड द थर्ड फार्म इज कॉल्ड है फार्मा। वी फार्म में बच्चों 5 लोग होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। इन पाँचों लोगों को जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक। एंड डू फार्म में जो है 3 लोग होते हैं, डू है, डज है एंड डिड। है फार्म में देखा जाए तो कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, हैज होता है, हैव होता है, हैड। ये 11 की जो सहायक क्रिया आप देख रहे हो, इन्हीं लोगों को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। क्लियर ना। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडल जो होता है कि मॉडल में कितने लोग होते हैं। तो अभी अभी हम जो है आप लोगों को बताएं कि मॉडल में जो है कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 हेल्पिंग वर्ब को जो है मॉडल में रखा गया है। तो वह मॉडल में कौन कौन लोग हैं आप यहाँ देखिए। ये सबसे पहले नंबर पर आता है, यहाँ पर सहेल होता है, फिर यहाँ पर एक विल होता है, एक होता है कैन होता है, और एक होता है यहाँ पर मे होता है। एंड यू नो अबाउट द पास्ट टेंस ऑफ सहेल इज कॉल्ड शुड। सहेल का पास्ट टेंस बच्चों जो है शुड होता है। एंड विल का जो है पास्ट टेंस बच्चों होता है, क्या होता है, वुड होता है। और कैन का यदि पास्ट टेंस देखा जाए बच्चों तो क्या होता है, कुड होता है। और मे का जो पास्ट टेंस देखा जाए बच्चों तो क्या होता है, माइट होता है, ठीक। इसके बाद जो होता है एक हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, मस्ट होता है। एक होता है यहाँ पर आर्ट टू होता है। यू नो अबाउट द आर्ट टू। आर्ट के साथ टू हमेशा फिक्स होता है। इसके बाद एक होता है यहाँ पर नीड होता है। नीड के बाद जो होता है एक हम लोगों का डेयर होता है, और एक होता है यूज द टू होता है। यूज के साथ भी टू हमेशा जो है लगा होता है। तो नहीं अबाउट 13 हेल्पिंग वर्ब आर गिवन हियर इन मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, कैन, मे। ये 4 लोगों के आप 4 लोगों को याद कर लेंगे तो 4 से 8 भी हो जाएगा, क्योंकि शैल का पास्ट टेंस देखो शुड होता है, विल का पास्ट टेंस वुड होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, एंड मे का पास्ट टेंस देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, माइट होता है। तो ये 8 हो गए। 9, 10, 11, 12, 13। इस 13 सहायक क्रियाओं को जो है हम लोग मॉडल की सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक। And you know about the helping verb. I just told about the helping verb. Helping verb has divided into 2 parts. The first part is called the primary helping verb, and the second part is called the modal helping verb. And how many helping verb in the primary helping verb? There are only 11 helping verb is given the primary helping verb. You can see at the bold. And how many form in the primary helping verb? You know about that there are only 3 form in the primary helping verb. The first form is called the be, and the second form is called the do, and the third form is called the have. And total number in primary helping verb is given here 11. यानी कहने का मतलब कि प्राइमरी में यदि देखा जाए तो टोटल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। और उसी तरह मॉडल में यदि देखा जाए तो मॉडल में बच्चों कितने लोग होते हैं, 13 होते हैं। आप देख लो इस ओर की जो हेल्पिंग वर्ब है ये मॉडल है, इस ओर की जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन सी है, ये प्राइमरी वाली। वंस अगेन लिसन अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। दिस साइड इज कॉल्ड द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस साइड इज हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड द मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब समझना यहाँ पर कि इससे क्वेश्चन कैसे आता है। अब क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे मान लो कोई एक सेंटेंस जो है यहाँ पर ऐसे दे देता है। अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, समझना यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसे हम ऐसे कह दिए कि आई कैन सिंग अ सॉन्ग है। सी दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। हियर आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन, पिक आउट द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। Which word is the helping verb in the sentence? You know about the can is the helping verb. आप यही कहेंगे कि can जो है यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ऑक्सिलरी के नाम से पूछेगा चाहे हेल्पिंग वर्ब के नाम से पूछेगा, कहेगा फाइंड आउट द ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ कैन ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो यहाँ सवाल ये भी आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे कर देता है कि जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो कि सही बात है कि कैन इज द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, बट विच टाइप, ये किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब है। यू नो अबाउट द कैन इज द बिलोंग टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए कैन कहाँ पर है, यहाँ देखिए। तो ये इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में कहीं दिखता है तो वह मॉडल होता है, ठीक। और इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको कहीं भी दिखाई देता है तो वह सहायक क्रिया जो है वह किसका होता है, प्राइमरी का होता है। क्लियर, एनी डाउट।
अब ये हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो बच्चों ये हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे और सेंटेंस में प्रेडिकेट का पार्ट चल रहा था। यू नो अबाउट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में फर्स्ट नंबर पर आता है कौन, हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ किसे कहते हैं इस पर हम डिस्कस किए। हेल्पिंग ऑफ टोटल कितने होते हैं, कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है इस पर हम बात किए। एक प्राइमरी हो गया, एक मॉडल हो गया। प्राइमरी में बच्चों कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो 11 होती है। प्राइमरी में कितने फार्म होते हैं, 3 फार्म होता है, बी फार्मा, डू फार्मा एंड है फार्मा। बी में कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। डू में कितने लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ हैव फार्मा, देयर आर ओनली 3 मेंबर इन द हैव फार्मा। क्लियर। एंड टोटल number of the model helping of you know about the total number of model helping of is given here 13। और वह 13 में कौन कौन लोग हैं ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया। अब बच्चों इसमें अब हमको ये क्या पढ़ना है कि इन लोगों का यूज कैसे होता है। द यूज ऑफ शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, देयर, यूज, ऐसे इनका यूज कैसे किया जाता है। सेंटेंस के भीतर इनको कैसे यूज करेंगे। उसी तरह इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। डू, डज, डीड कहाँ लगता है, जब, हैड कहाँ लगता है। तो बच्चों आज का क्लास जो है केवल यहीं तक रहेगा। आज हम मेन सोच करके आए थे कि आप लोगों को हेल्पिंग बताएंगे कि हेल्पिंग एक्चुअली किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमको समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि आप कमेंट देते हैं तो हमको लगता है कि हमको एहसास फील होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक हो रहा है, इससे मोटिवेशन हमको मिलता है। तो बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो हम आज कोशिश किए हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। फिर मिलते हैं अगले दिन इसी वक्त, फिर आएंगे। अब आगे आकर के चर्चा होगा कि इन हेल्पिंग वर्बों का यूज हमारे सेंटेंस के भीतर कैसे होता है। तब तक ले चलते हैं। जय हिंद, फिर आएंगे।